जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र समावेशी शिक्षा का प्रीवियस ईयर 2017 से लेकर 2024 तक जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने निःशक्त जन अधिकार की घोषणा कब की? 14 दिसंबर 1974 को, 11 दिसंबर 1975 को, 10 दिसंबर 1974 को, 9 दिसंबर 1975 को। तो संयुक्त राष्ट्र ने निःशक्त जन अधिकार घोषणा 9 दिसंबर 1975 को किया था। और 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दृष्टिबाधितों के लिए लिपि है? ब्रेल लिपि, हिंदी लिपि, अंग्रेजी लिपि, संस्कृत लिपि। तो दृष्टिबाधित का मतलब है जो आंखों से देख नहीं पाते हैं, उनके लिए कौन सी लिपि बनाई गई थी? ब्रेल लिपि बनाई गई थी, जिसमें 6 डॉट दिए होते हैं जिन्हें छूकर यह दृष्टिबाधित लोग पढ़ते हैं। और ब्रेल लिपि किसने लाया था? लुई ब्रेल ने। लुई ब्रेल ने लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि लाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व विशेष आवश्यकता शिक्षा विश्व सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? यहाँ पर होगा विशेष आवश्यकता शिक्षा विश्व सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? 1994, 1996, 1995, 1992। तो विश्व विशेष आवश्यकता शिक्षा विश्व सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1994 को आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य था कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। हकलाने के कारण हैं वंशानुक्रम, वातावरण, उक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हकलाना दो कारणों से हो सकता है। तो सबसे पहले यह जानिए कि वंशानुक्रम है क्या। माता पिता के जो गुण बच्चों में आ जाते हैं वो गुण कैसा कहलाते हैं? वंशानुक्रम कहलाते हैं। जैसे जो गुण माता पिता में है, जैसे पिता भी हकलाते हैं और बेटा भी हकलाने लगे, तो ये क्या है? वंशानुक्रम है। लेकिन कहीं कहीं पर वातावरण का भी प्रभाव होता है। बेहतर वातावरण न मिलने की वजह से, वातावरण क्या है? हमारे चारों तरफ जो फैला हुआ समाज है जिससे हम सीखते हैं कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। अगर हमें वातावरण नहीं मिलेगा तो हम उस शब्द को स्पष्ट तरीके से नहीं बोल पाएंगे। तो हकलाने का कारण वंशानुक्रम और वातावरण दोनों होगा। तो इसलिए ऑप्शन तीसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब लागू किया गया? 1986, 1987, 1989, 1988। भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब लागू किया गया था? 1987 को। ऑप्शन दूसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टेलर फ्रेम का उपयोग किया जाता है दृष्टिबाधित के लिए, श्रवण बाधित के लिए, मानसिक मंदता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता, जिन्हें डिस्ग्राफिया, डिस्कल्कुलिया जैसी अक्षमताएं हैं, उनके लिए टेलर फ्रेम उपयोग किया जाता है, या जो कानों से सुन नहीं पाते हैं उनके लिए, या मानसिक मंदता जो बुद्धि से कमजोर हैं, जड़ हैं, उनके लिए। तो टेलर फ्रेम जो है वह दृष्टिबाधित लोगों के लिए उपयोग में लाया जाता है। और यह टेलर फ्रेम क्या करता है? टेलर फ्रेम अंक गणित को सॉल्व करता है, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, जिसकी सहायता से दृष्टिबाधित लोग अंक गणित या गणित के जोड़ घटाना को करते हैं। तो पहला ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बालक समाजीकरण की प्रक्रिया को सीखते हैं विद्यालय से, रुचियों से, परिवार से, उपरोक्त सभी से। तो बालक समाजीकरण किस प्रक्रिया से सीखते हैं? बालक विद्यालय से भी समाजीकरण सीखते हैं। समाजीकरण का मतलब है जो समाज में चल रहा है उसको बालक कैसे सीखता है? विद्यालय से भी सीखता है। रुचि, अगर जिसमें उसकी रुचि है, भले ही न परिवार में पढ़ाया जाता हो, ना ही विद्यालय में, कागालियां घर पर पढ़ाई जाती हैं या विद्यालय में नहीं, लेकिन वो दोस्तों के साथ रहते हुए रुचि में आने की वजह से वो क्या करता है? सीख जाता है। और परिवार भी समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और प्राथमिक रूप से परिवार का ही योगदान होता है समाजीकरण में। तो इसलिए ऑप्शन चौथा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परामर्श का मुख्य उद्देश्य है आत्मज्ञान, आत्मस्वीकृति, सामाजिक सामंजस्य, उपरोक्त में से सभी। तो परामर्शदाता होता कौन है? सबसे पहले यह जानिए, फिर परामर्श जानिए। तो परामर्शदाता वह होता है जो उस फील्ड का विशेषज्ञ होता है, जो हमें समझता है, समझने के बाद में एक फ्रेंड की तरह हमें अपना राय देता है कि कैसे कैसे आप इस समस्या का निदान कर सकते हैं। वो क्या होता है? जो राय देता है वो क्या है? परामर्श है। अगर वही विशेषज्ञ न होता, हमसे अधिक जानकार होता, तो वह अगर राय देता तो क्या कहलाता? निर्देश कहलाता। लेकिन परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आत्मज्ञान।
मतलब मुझे पहले सुनता है, फिर समझता है, फिर आत्मज्ञान की बात करता है, आत्म-स्वीकृति प्रदान करता है और समाज में सामंजस्य बनाए रखने के लिए परामर्श देता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है, तो इसलिए ऑप्शन चौथा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गैर सरकारी संगठन जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं, इन्हें कहते हैं एसईसीआरटी, एससीईआरटी, एनसीईआरटी, आईसीईटी, एनजीओ। तो गैर सरकारी संगठन जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? एनजीओ कहलाते हैं। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं क्या करते हैं? अपने पैसे से जो अभावग्रस्त लोग हैं, जैसे बालक का शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, तो एनजीओ चलाते हैं कि जो अनाथ बालक हैं उनके लिए शिक्षा प्रोवाइड किया जाएगा। जो गरीब हैं, जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, यही क्या एनजीओ का काम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की उत्तर प्रदेश में कुल संख्या है 10, 12, 14, 15। तो मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की उत्तर प्रदेश में कुल संख्या 10 है, लेकिन इसका मुख्य केंद्र कहां पर है? प्रयागराज में है। प्रयागराज में इसका मुख्य केंद्र है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसे बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है? थार्नडाइक को, कोहलर को, बिने को, क्रो को। तो बुद्धि परीक्षण का जनक अल्फ्रेड बिने को कहा जाता है। ऑप्शन तीसरा सही होगा। यह बुद्धि परीक्षण कब प्रारंभ किए थे? 1905 ईस्वी में शुरू किया था थार्नडाइक। थार्नडाइक ने कौन सा नियम दिया था? प्रयत्न प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थार्नडाइक ने दिया था। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलरबर्ग ने दिया था। और कोहलरबर्ग ने किस पर अपना प्रयोग किया था? सुल्तान पर प्रयोग किया था। चैंपियंजी था जिसका नाम क्या था? सुल्तान था। इस पर प्रयोग किसने किया था? कोहलरबर्ग ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो बुद्धि लब्धि क्या है? आईक्यू। आईक्यू बुद्धि लब्धि का फार्मूला क्या होता है? यह आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई प्लीज यार वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो 140 से जो अधिक होते हैं वो कौन से बालक होते हैं? प्रतिभाशाली बालक होते हैं। और 120 से 140 के बीच में जो होते हैं वो बहुत श्रेष्ठ बुद्धि वाले होते हैं। और 110 से 120 में श्रेष्ठ बुद्धि वाले होते हैं। और 90 से 110 के बीच में सामान्य बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन चौथा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम कब पारित हुआ? 1999, 1988, 1998, 2000 ईस्वी में। तो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम कब पारित हुआ था? 1999 में। ऑप्शन पहला सही होगा। राष्ट्रीय दृष्टि विकलांगजन सशक्तिकरण संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, सिकंदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली। तो राष्ट्रीय दृष्टि विकलांगजन सशक्तिकरण संस्थान यह देहरादून में स्थापित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सफेद बेत डे कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 8 अक्टूबर। तो सफेद बेत डे कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन पहला सही होगा। लेकिन सफेद बेत डे क्यों मनाया जाता है? बाधित लोगों की प्राप्त उपलब्धि के उपलक्ष्य में जश्न मनाए जाते हैं सफेद बेत डे के दिन, इसलिए 15 अक्टूबर को सफेद बेत डे मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन विशिष्ट बालक नहीं है? विशिष्ट बालक, पहले यह समझिए कि विशिष्ट बालक है कौन। सामान्य बालक से अधिक तेज हो वह भी विशिष्ट है। सामान्य बालक से वह कमजोर हो या किसी प्रकार की विकलांगता हो तो क्या कहलाता है? विशिष्ट बालक कहलाता है। तो प्रतिभाशाली कौन होता है? जिसका आईक्यू लेवल 140 प्लस होता है वो क्या होता है? प्रतिभाशाली। मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि से जिसकी बुद्धि कम होती है वह मंद बुद्धि भी क्या कहलाता है? विशिष्ट बालक कहलाता है। दृष्टि दोष युक्त बालक, यह भी कैसा कहलाता है? किसी भी प्रकार की विकलांगता क्या है? विशिष्ट बालक में आता है, तो यह भी विशिष्ट बालक होगा। दृष्टि बाधित बालक भी कैसा होगा? विशिष्ट बालक होगा। लेकिन अल्पसंख्यक बालक जो हैं, यह विशिष्ट बालक नहीं होंगे, इसलिए ऑप्शन द सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? तीव्र गति से अध्ययन जरूरी है। प्रतिभाशाली का मतलब है उसे एक बार थोड़ा सा भी समझाएंगे वह समझ जाएगा। तो तीव्र गति का अध्ययन, संयुक्त कार्यक्रम, उसके लिए संयुक्त कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। व्यक्तिगत ध्यान इसलिए दिया जाएगा क्योंकि आप समावेशी शिक्षा में पढ़ा रहे हैं।
समावेशी क्लास में पढ़ा रहे हैं जिसमें अधिक तेज बालक भी हैं, कमजोर बालक भी हैं, तो सभी को आपको साथ में लेकर चलना है। लेकिन जो प्रतिभाशाली बालक होगा तो जल्दी समझ जाएगा, तो क्या करेगा, बोरिंग फील करेगा, इसलिए उसे व्यक्तिगत ध्यान भी देना पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन 10 सही होगा उपयुक्त में से सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रारंभिक अवस्था में मंदबुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है अवलोकन से, परीक्षण से, साक्षात्कार से, प्रक्षेपी प्रविधि से। तो प्रारंभिक अवस्था में मंदबुद्धि बालक मतलब आप सबसे पहले बालक विद्यालय में जाता है तो आप कैसे पहचानेंगे कि बालक प्रतिभाशाली है या बालक मंदबुद्धि है? सवाल पूछकर नहीं, आप पढ़ाते समय जब अवलोकन करेंगे, अवलोकन से ही आपको पता चल जाएगा कि बालक मंदबुद्धि है या प्रतिभाशाली है। तो ऑप्शन अ सही होगा, पहला ही, अवलोकन से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निर्देशन की आवश्यकता होती है। निर्देश देता कौन है? जो हमसे अधिक जानकार होता है और अपना लक्ष्य प्राप्ति के लिए राय देता है, वो क्या कहलाता है? निर्देश कहलाता है। तो निर्देश की आवश्यकता अपंग व्यक्तियों को भी चाहिए, विशेष व्यक्तियों को भी चाहिए, सामान्य व्यक्तियों को भी चाहिए। तो निर्देश की आवश्यकता सभी को होती है। ऑप्शन 10 सही होगा, सभी व्यक्तियों के लिए। ऑप्शन चौथा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, दृष्टि दोष की पहचान है। दृष्टि दोष का मतलब है जो जिसके आंखों में प्रॉब्लम है उसकी पहचान क्या क्या है? आंखों को बार बार झपकाना, मतलब कोई बालक बार बार अपनी आंखों के पलकों को गिरा रहा है तो क्या कर रहा है? उसमें क्या दृष्टि दोष है। पढ़ते समय आंख में दर्द होना, यह भी दृष्टि दोष का पहचान है। पुस्तक को निकट रखना, यह भी दृष्टि दोष का पहचान है। अगर बालक पुस्तक को अपने नजदीक लाकर पढ़ रहा है तो उसमें कौन सा दोष है, यह कमेंट में बताइएगा। और दृष्टि दोष की पहचान यह सभी हैं, तो ऑप्शन 10 सही होगा, उपयुक्त में से सभी परेशानियां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विशिष्टता का संप्रत्यय होता है। संप्रत्यय का मतलब है अवधारणा, कॉन्सेप्ट। विशिष्टता का अवधारणा होता है केवल गुणात्मक, केवल मात्रात्मक, गुणात्मक मात्रात्मक दोनों, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो गुणात्मक मात्रात्मक, गुणात्मक का मतलब होता है जैसे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो बहुत का मतलब ये नहीं है कि आप कितना बता देंगे, लेकिन मात्रात्मक में आप बात करें तो आप 15 नंबर प्राप्त किया, परीक्षा में 16 नंबर प्राप्त किया, 20 नंबर प्राप्त किया, 20 में 20 प्राप्त किया, तो ये क्या है? मात्रात्मक है। लेकिन उसने क्लास में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया, तो बेहतर को आप तो नाप तोल तो पाएंगे नहीं, तो इसलिए यह गुणात्मक हुआ, यह मात्रात्मक हुआ। तो विशिष्टता का अवधारणा क्या होता है? गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। ऑप्शन स सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है? मतलब कौन सा ऐसा वर्ग है जो विशिष्ट बालकों के क्षेत्र में नहीं आता? विशिष्ट बालक की पहचान हमने पहले ही करा दिया। तो बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक होना चाहिए, बुद्धि के हिसाब से अगर कोई कमजोर है तो वो विशिष्ट बालक है। शारीरिक दृष्टि से अगर कोई दृष्टि बाधित है, श्रवण बाधित है, वाक बाधित है, तो क्या है? विशिष्ट बालक है। जातिगत दृष्टि से वह किस कास्ट का है, यह नहीं बताता कि वो विशिष्ट बालक है, इसलिए ऑप्शन सही स होगा, क्योंकि नहीं का सही ऑप्शन स होगा। लेकिन शैक्षिक दृष्टि से भी विशिष्ट बालक कोई पढ़ने में कैसा है, यह भी उसकी विशिष्टता को दर्शाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रेल लिपि संबंधित है श्रवण दोष से, मानसिक दोष से, अपंगहीनता से, दृष्टि दोष से। तो ब्रेल लिपि विधि किसके लिए बनाई गई थी? ब्रेल लिपि बनाई गई थी दृष्टि बाधित लोगों के लिए बनाई गई थी। तो ऑप्शन द सही होगा, दृष्टि दोष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? 1991, 1992, 1993, 1995। कब पारित हुआ था? 1992 में पारित हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था? 1993 में लागू हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं विशिष्ट कार्यक्रम। विशिष्ट बालक वो होते हैं जो मंद बुद्धि के होते हैं, जिनमें कुछ विशेष कमियां होती हैं, जैसे दृष्टि बाधित लोग हैं, श्रवण बाधित लोग हैं, विशिष्ट बालक होते हैं। उनके लिए संवर्धन कार्यक्रम, संवर्धन का मतलब है उन्हें उन्नति प्रदान करने के लिए, बढ़ोतरी के लिए कार्यक्रम। उपचारिक कार्यक्रम, उपचारिक कार्यक्रम कब चलाया जाएगा? जब जैसे जान गए कि वह दृष्टि बाधित है, तो दृष्टि बाधित अगर बालक है तो उसके लिए तो आप नॉर्मल तरीके से समावेशी शिक्षा में दे नहीं सकते हैं, समावेशी कक्षा में आप उसे शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जब वो दृष्टि बाधित है आप ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे तो देख तो पाएगा नहीं। तो इसलिए उसे अगर उसे किताब भी पढ़वाना है तो कैसी लिपि का उपयोग होगा? ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाएगा। इसलिए उसे उपचारिक कार्यक्रम भी दिया जाएगा, विशिष्ट कार्यक्रम उसके लिए आयोजित किए जाएंगे, संवर्धन के लिए कार्यक्रम। तो उपयुक्त में से सभी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्रवण बाधित बालकों में प्राय सुनने की क्षमता होती है 30 से 50 डेसिबल, 50 से 60 डेसिबल, 60 डेसिबल या अधिक,
50 डेसिबल या अधिक। तो डेसिबल है क्या? ध्वनि का मात्रक क्या है? डेसिबल है। सबसे पहले यह जान लीजिए ध्वनि का मात्रक क्या है? डेसिबल है। लेकिन अगर श्रवण बाधित बालक है तो उसके लिए सुनने की क्षमता कितनी होगी? 60 डेसिबल या उससे अधिक होगी। और एक प्रश्न और, हॉस्पिटल में आप कितने डेसिबल में बात कर सकते हैं? 30 से 35 डेसिबल में आप बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सामान्य तरीके से बात कर रहे हैं तो कितने डेसिबल में होगा? 60 से 65 डेसिबल में बात कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विशिष्ट विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? विकलांगता, रोगग्रस्तता, अक्षमता, उपयुक्त में से सभी। हमने विशिष्ट बालक के बारे में कितने प्रश्न आ रहे हैं, आप खुद ही अंदाजा लगा पा रहे हैं कि प्रीवियस ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट कितना है। तो इसलिए ऑप्शन द सही होगा, उपयुक्त में से सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सही दृष्टि कहलाती है 6/6, 6/9, 6/12, 6/18। तो सही दृष्टि कहलाती क्या है? तो सही दृष्टि कहलाती है 6/6। 6/6 का मतलब क्या है? जैसे कोई अक्षर लिखा हुआ है, जैसे क लिखा हुआ है, अगर कोई भी सामान्य व्यक्ति इसे 6 मीटर की दूरी से स्पष्ट पढ़ पा रहा है तो कैसी दृष्टि है उसकी? सही दृष्टि है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 6 मीटर की दूरी पर खड़ा होकर इस शब्द को पढ़ नहीं पा रहा है, वह 9 मीटर की दूरी पर खड़ा होकर सही पढ़ रहा है, तो उसकी दृष्टि सही नहीं है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? पहला सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य है पिछड़े बच्चों की शिक्षा प्रदान करना, विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया में जोड़ना और बच्चों में शैक्षिक समझ बढ़ाना। तो केवल इसने कहा पिछड़े बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, इसलिए गलत है। लेकिन समावेशी शिक्षा में सभी रह सकते हैं। विकलांग के लिए स्पेशलिस्ट कर रहा है, फिर भी गलत है। लेकिन सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना ही शैक्षिक समावेशन का तात्पर्य है। ऑप्शन स सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में नहीं आते हैं? 70 से 75, 75 से 85, 90 से 110, इसमें से कोई नहीं। तो विशिष्ट बालक होते कौन हैं? जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 से ज़्यादा हो या इससे कम हो, तो ऐसे बालक क्या कहलाते हैं? विशिष्ट बालक कहलाते हैं। तो इसने पूछा है कि बुद्धि लब्धि में नहीं आते, विशिष्ट बालक की बुद्धि लब्धि में नहीं आते। तो 90 से 110 जो है वह सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि है। तो ऑप्शन स सही होगा, क्योंकि नहीं पूछा है, नहीं आते हैं तो सामान्य बालक नहीं आते हैं। तो सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 से 110, इसलिए यह ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है। विशिष्ट आवश्यकता किसमें होगी? जो विशिष्ट बालक होंगे उसमें विशिष्ट आवश्यकता होगी। तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? तो सामान्य बालक सम्मिलित नहीं है। ब्रेल लिपि का विकास किया क्रिक ने, इताई ने, लुइस ने, एलिस ने। तो ब्रेल लिपि का विकास किसने किया था? लुइस ब्रेल ने। तो ऑप्शन स सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा कौशलों के विकास हेतु उपकरण, कंप्यूटर भी भाषा विकास में सहायक है। दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री कौन है? टीवी, टेलीविजन। टेलीविजन कैसा है? दृश्य भी है श्रव्य भी है। मोबाइल क्या है? दृश्य भी है श्रव्य भी है। यह हमारे भाषा कौशल को बढ़ा सकता है। भाषा प्रयोगशाला, यह भी भाषा कौशल को बढ़ाने का उपकरण है। तो इसलिए द ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई थी 1995, 1993, 1994, 1992। तो भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1992 में। ऑप्शन दो सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। ब्रेल लिपि उपकरण उपयोग आती है दृष्टि दोष बालकों के लिए। तो ब्रेल लिपि जब बनाई गई है जिन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता उनके लिए, तो यह भी उपयोगी किसके लिए होगी? दृष्टि दोष बालकों के लिए होगी। ऑप्शन पहला ही सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अस्थि बाधितों हेतु आरक्षण का प्रावधान है 2%, 4%, 3%, इनमें से कोई नहीं। तो अस्थि बाधित हेतु आरक्षण का प्रावधान 3% है। ऑप्शन तीसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अस्थि बाधितों हेतु संस्थान स्थित हैं कानपुर, नागपुर, देहरादून, नई दिल्ली। तो अस्थि बाधित हेतु संस्थान स्थित कहाँ पर है? नई दिल्ली में। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? तो विशिष्ट बालक हो या विशिष्ट शिक्षा हो, तो उसके अंतर्गत आएगा कौन? विशिष्ट बालक ही आएगा। तो जिसमें विकलांगता हो, रोगग्रस्तता हो, अक्षमता का मतलब है जैसे डिस्ग्राफिया हो, डिस्कलकुलिया हो, डिस्फेजिया हो, ये सब किस में आएंगे? अक्षमता में आएंगे। तो इसलिए ऑप्शन द उपयुक्त में से सभी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परामर्श एवं निर्देश देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। लखनऊ में, बरेली में, वाराणसी में, इलाहाबाद में। तो परामर्श एवं निर्देश देने वाली
संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है, इलाहाबाद में। ऑप्शन द सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निर्देश एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग्य है, क्या न करने योग्य है, अ ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो निर्देश और परामर्श यही काम करता है कि क्या करने योग्य है आपके लिए, क्या नहीं करने योग्य है, यह राय देता है। तो ऑप्शन स सही होगा। सही दृष्टि कहलाती है 6/6, ऑप्शन पहला सही होगा। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? तीव्र गति से अध्ययन, संयुक्त कार्यक्रम, व्यक्तिगत ध्यान, उपयुक्त में से सभी। यह भी प्रश्न हमने करा दिया, ऑप्शन द सही होगा। भारत सरकार स्वसेवी संस्थानों को अनुदान देती है 90%, 50%, 40%, 60%। तो 90% स्वसेवी संस्थानों को अनुदान देती है। जैसे एनजीओ कोई चलाता है तो उसमें सरकार कितना अनुदान देती है? 90% अनुदान देती है। समस्यात्मक बालक है। समस्यात्मक बालक है कौन? जो झूठ बोलने वाला है, चोरी करने वाला है, माता पिता का कहना न मानने वाला है। तो समस्यात्मक बालक उपयुक्त में से सभी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्लैक बोर्ड किस प्रकार की श्रेणी में है? कठोर, मृदु, दोनों, कोई नहीं। तो ब्लैक बोर्ड टीएलएम कौन सा है? एक कठोर होता है, टीचर लर्निंग मटेरियल। टीचर लर्निंग मटेरियल दो प्रकार के होते हैं, कठोर होता है, एक मृदु होता है। कठोर वह मटेरियल है जिन्हें हम छू सकते हैं। कुल मिलाकर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समझिए। तो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, वैसे ब्लैक बोर्ड टीएलएम का जिसे हम छू सकते हैं वो क्या है? कठोर है। ब्लैक बोर्ड कैसा? टीएलएम है जिन्हें हम छू सकते हैं। तो ऑप्शन पहला ही सही होगा। अगर मृदु की बात करें, जिसे हम समझ सकते हैं, केवल हम समझ सकें, उसे महसूस कर सकें, देख सकें, तो कैसा है? मृदु है। तो ब्लैकबोर्ड कैसा उपकरण है? कठोर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां कैसी होती हैं? अविकसित होती हैं, सामान्य होती हैं, तीव्र होती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिभाशाली होता कौन है? जो बहुत तेजी से सीखता हो, सबसे ज्यादा तेज हो जो क्लास में, वो क्या है? प्रतिभाशाली बालक है, जिसे एक बार समझाने में समझ आता है। तो उसकी इंद्रियां कैसी होती हैं? तीव्र होती हैं। ऑप्शन स सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परामर्श के प्रमुख उद्देश्य हैं आत्मज्ञान कराना। जो आपसे परामर्श लेने आया है उसको आत्मज्ञान देना, सामाजिक सामंजस्य बनाने के लिए निर्देश देना, यह उद्देश्य है। आत्मस्वीकृति प्रदान करना उसे। तो उपयुक्त में से सभी परामर्श का यही उद्देश्य होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दृष्टि बाधित, यहां पर होगा दृष्टि बाधित की शिक्षा का प्रावधान है विशिष्ट शिक्षा में, समन्वित शिक्षा में, मुख्य धारा में, उपयुक्त में से सभी में। तो दृष्टि बाधित बालकों की शिक्षा का प्रावधान कैसा होना चाहिए? विशिष्ट शिक्षा भी देनी चाहिए। विशिष्ट शिक्षा इसलिए देनी चाहिए कि वह दृष्टि बाधित है। तो दृष्टि बाधित है तो वो पढ़ नहीं पाएगा। उसके लिए पढ़ने के लिए कौन सी किताब चाहिए? ब्रेल लिपि वाली चाहिए। समन्वित शिक्षा, उसे साथ में पढ़ाया जाए, ऐसे वह महसूस न करे कि हम कमजोर हैं इसलिए हमें अलग से पढ़ाया जा रहा है, हमारे में कमियां इसलिए पढ़ाया जाए। और उसे मुख्य धारा में भी रखा जाए, जैसे सब बालक पढ़ते हैं। जैसे आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो अगर वह दृष्टिबाधित है तो आप शब्दों को बोलते हुए पढ़ाइए। तो इससे क्या होगा? दृष्टिबाधित है, श्रवण बाधित तो है नहीं, तो सुन पाएगा। इसलिए उसे मुख्य धारा में भी जोड़ें। इसलिए उपयुक्त में से सभी सही होगा। ऑप्शन द। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रेल लिपि के आयताकार सेल में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं? तो ब्रेल लिपि में जब ब्रेल लिपि पढ़ाया जाता है तो 6 बिंदु उभरे हुए होते हैं आयताकार में। उसी को टच करके वह शब्दों को पढ़ते हैं दृष्टिबाधित लोग। इसलिए उसमें कितने आयताकार सेल उभरे होते हैं? 6 होते हैं। ऑप्शन स सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। श्रवण बाधित के वर्गीकरण का आधार होता है डेसिबल अंक, बुद्धि लब्धि, शैक्षिक उपलब्धि, उपयुक्त में से सभी। तो श्रवण बाधित के वर्गीकरण का आधार क्या होता है? डेसिबल अंक होता है। डेसिबल ध्वनि का मात्रक है। अगर वह बालक 60 प्लस डेसिबल को सुनता है, 60 से कम के डेसिबल को नहीं सुन पाता है, तो कैसा है? श्रवण बाधित है। ऑप्शन अ सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण किया था 1905 ईस्वी में। यह हमने जब उन्होंने पूछा था कि बुद्धि परीक्षण का जनक कौन कहा जाता है, तो अल्फ्रेड बिने बताया था। उसी समय हमने बताया था कि 1905 में अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण किया था। निम्न में से कौन सा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड नहीं है? कहानी, निष्कर्ष, गणना, उद्देश्य। तो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड का मतलब है कि जब आप किसी को प्रैक्टिकल प्रयोग कराते हैं तो क्या करता है? सबसे पहले उसका उद्देश्य होता है कि क्या हमें करना है, फिर गणना करता है, गणना करने के बाद निष्कर्ष निकालता है। तो यह सभी तो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड हैं, लेकिन कहानी जो है यह प्रैक्टिकल रिकॉर्ड नहीं है। तो ऑप्शन अ सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी? सिगमंड फ्रायड, वुंट, थांडाइक, पावलोव। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहां पर स्थापित की गई थी?
वुंट के द्वारा जर्मनी में 1879 ईस्वी को किया गया था। 1879 ईस्वी को मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में स्थापित किया गया वुंट के द्वारा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सही दृष्टि कहलाती है 6/6, ऑप्शन पहला सही होगा। मनोविज्ञान केंद्र प्रमुख कार्य है निर्देशन, प्रशिक्षण, शोध कार्य, उपयुक्त में से सभी। तो मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है? उपयुक्त में से सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हकलाने के कारण वंशानुक्रम, वातावरण, उपयुक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। यह भी हमने प्रश्न करा दिया, तो उपयुक्त में से दोनों। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती। अनुकूलन का मतलब है जब आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें अनुकूलन की आवश्यकता किसको नहीं होती? श्रवण बाधितों के लिए अनुकूलन की आवश्यकता है। श्रवण बाधित है तो उनको आप बोर्ड में लिखकर अनुकूल वातावरण बनाएंगे। अस्थि बाधित, जो लिख नहीं पा रहे हैं, उनको बोलकर आप समझाएंगे। प्रतिभाशाली बालकों के लिए अनुकूलता की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन 100 सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं। विशिष्ट बालक के लिए विशिष्ट कार्यक्रम चलाए जाएंगे। संवर्धन, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए संवर्धन कार्यक्रम चलाए जाएंगे। उपचारिक कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। इसलिए उपयुक्त में से सभी। यह भी प्रश्न हमने करा दिया है। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? 1992 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निर्देश का प्रकार नहीं है। शैक्षिक निर्देश, लिखित निर्देश, व्यक्तिगत निर्देश, व्यावसायिक निर्देश। तो निर्देश 3 प्रकार के होते हैं। शैक्षिक निर्देश होता है, व्यक्तिगत निर्देश होता है, व्यावसायिक निर्देश होता है, लेकिन लिखित निर्देश नहीं होता। इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रेल लिपि संबंधित है दृष्टि दोष से। ऑप्शन डी सही होगा। राष्ट्रीय पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ था? 1992 में। ऑप्शन दूसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छी निर्देश सेवा होती है बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, समाज केंद्रित, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आज की शिक्षा कौन सी बेहतर है? बाल केंद्रित है। अच्छी निर्देश कौन है? जो बालक को ध्यान में रखी जाए, क्योंकि आज की जो शिक्षा है सब में सेंटर्ड कौन है? बालक है। तो ऑप्शन पहला सही होगा। डिस्ग्राफिया संबंधित है पठन अयोग्यता से, लेखन अयोग्यता से, गणित अयोग्यता से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डिस्ग्राफिया क्या है? यह अक्षमता है बालक में। डिस्ग्राफिया कब होता है? डिस्ग्राफिया होता है लेखन अयोग्यता। पठन अयोग्यता कौन सा होता है? डिसलेक्सिया होता है। अगर गणित की अयोग्यता है, वो गणित सवालों को नहीं कर पाता, तो डिस्कैलकुलिया की अक्षमता है। तो ऑप्शन सी डिस्कैलकुलिया, ऑप्शन ए डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी लेखन अक्षमता है, तो लेखन अयोग्यता है, तो डिस्ग्राफिया होगा। दृष्टि बाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान स्थित है। देहरादून, कानपुर, आगरा, हरिद्वार। तो दृष्टि बाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान देहरादून में स्थापित किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनोवैज्ञानिक क्रिक के अनुसार सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार है खेल द्वारा, पढ़ाई द्वारा, व्यायाम द्वारा, या बच्चों द्वारा किए गए कार्य की गति द्वारा। तो मनोवैज्ञानिक क्रिक के अनुसार सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार है बच्चों के द्वारा किए गए कार्य की गति के द्वारा होता है। निर्देशन युवक को स्वयं से और अन्य से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना और सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। यह कथन है स्किनर का, शिक्षण आयोग का, रायबर्न का, जोन्स का। तो यह जो कथन है किसका है? यह जो कथन है स्किनर का है। स्किनर कैसे थे? व्यवहारवादी थे। स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? यह कमेंट में बताइएगा। परामर्श एवं निर्देश देने वाली संस्था मनोविज्ञान शाला स्थित है इलाहाबाद, प्रयागराज में। ऑप्शन डी सही होगा। निरीक्षण का आधार है जिस पर शिक्षा में उन्नति के लिए सभी कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। यह कथन है डॉक्टर मुखर्जी का, बर्टन का, बार एवं बर्टन का, बार का। तो यह जो कथन है बार और बर्टन का, ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय शिक्षा एवं व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो केंद्रीय शिक्षा व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1954 में। ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में निःसशक्त बच्चों की शिक्षा कहलाती है विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, समावेशी शिक्षा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वर्तमान में निःसशक्त बच्चों की शिक्षा कहलाती है समावेशी शिक्षा। प्रारंभिक अवस्था में मंदबुद्धि बालकों की पहचान होती है अवलोकन से। यह भी प्रश्न हमने पहले कराया है। परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है जिला मजिस्ट्रेट, जिला का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर जिला अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक। तो परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी। ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न समाप्त हुए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।